हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारा ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। चलिए इसे जानने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है उसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस ले लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है। 3 तरीके से फॉर्म होता है: बाय एग्रीमेंट, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय प्रॉमिसरी एस्टॉपल। उसके बाद हमने जाना था कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 2H के अंदर। उसके बाद हमने जाना था कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट की डिफाइन दी गई है सेक्शन 2E में। उसके बाद हमने जाना था कि सेक्शन 10 में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जिससे एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद हमने एसेंशियल जाने थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद हमने देखा था कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स बेसिकली सेक्शन 2G के अंदर डिफाइन दी गई है उसकी। उसके बाद हमने देखा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सेक्शन 2I के अंदर दिए गए हैं। एंड लास्टली हमने देखा था प्रपोजल एंड ऑफर क्या होते हैं। प्रपोजल बेसिकली दिया गया है सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A के अंदर प्रपोजल और ऑफर की बात की गई है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा सिनॉप्सिस। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। सबसे पहले है कि जो ऑफ़र है वो कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब कैसे हम ऑफ़र को बात की जाती है ऑफ़र के बारे में। सेक्शन 2A of Indian Contract Act 1872 explains that a person is said to be make a proposal when he signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing something. The emphasis here is upon the requirement that the willingness to make a proposal should be signified. The term signify means to or communicate to make known. It thus requires that the offer must be communicated to the other person that is offering. सेक्शन 2A के अंदर दिया गया है कि जो ऑफ़र है वो जब ही कम्युनिकेट किया जाएगा जब एक पर्सन जो है वो प्रपोजल लेके जाएगा दूसरे बंदे पे, और दूसरा पर्सन उसे विलिंग टू एक्सेप्ट करेगा या उसे सिग्निफाई करेगा। सिग्निफाई का मतलब है जब वो कम्युनिकेट करेगा उस ऑफ़र के बारे में। ओके, ये जब एक ऑफ़र कम्युनिकेट किया जाएगा, इसमें 2 तरीके से बात की गई है। जैसे इंटेंस टू कम्युनिकेट सच ऑफर, मतलब वो इंटेंट करे कि उसे वो ऑफर में वो इंटरेस्टेड है। एंड विच हैज़ इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द ऑफर, विच हैज़ द कम्युनिकेटिंग इफेक्टिंग द ऑफर का मतलब है कि जब वो बात करे उस ऑफर की तो उसे इंटरेस्ट है उस ऑफर को जानने में। ठीक है, इसके बाद हमें देखना होगा कि भाई जो ऑफ़र्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के ऑफ़र्स होते हैं, एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफर्स, दैट इज़ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। इन सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर्स के बारे में। इट सेज एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इन मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। मतलब जहाँ पे भी जो एक्सेप्टेंस या जो ऑफ़र है वो एक मतलब वर्ड्स में होगा, वो एक एक्सप्रेस ऑफर होगा। एंड जो बातें आपके माउथ या राइटिंग में दी गई होगी वो एक्सप्रेस चीज़ों में आएगी। इम्प्लाइड ऑफर एक जान लेते हैं। इम्प्लाइड ऑफर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसे आप जान लीजिए क्या होता है। इम्प्लाइड ऑफर भी सेक्शन 9 के अंदर ही दिया गया है, बस इसमें इतना सा फ़र्क होता है कि मतलब ये जो प्रॉमिस होता है ये वर्ड्स में नहीं होता, ये किसी और एक्शन के थ्रू रहता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, बिड ऑफ एन ऑक्शन, या आप कह लो कि जैसे आप ए पर्सन हो और आप कैब आपने बुक करी, तो आपने उसे ये थोड़ी कहा कि मैं भाई तुझे पैसे दूंगा ही दूंगा। भाई आपकी डेस्टिनेशन आई, आपने उसे पैसे दे दिए, आपने ये तो नहीं बोला ना कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा। तो ये एक तरीके का इम्प्लाइड ऑफर है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन, जो है वो कब कंप्लीट होती है। कम्युनिकेशन, एज वी नो, एन ऑफर मस्ट बी वैलिड, इट शुड बी हैव टू कम्युनिकेट फर्दर, इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द पर्सन whom इट इज़ मेड। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक कम्युनिकेशन जब ही वैलिड होगी जब हम एक पर्सन से बात करें उस बारे में। सेक्शन 4 ऑफ एन एक्ट सेज दैट द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। सेक्शन 4 एक्ट का कहता है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो जब ही कंप्लीट होगा जब दूसरे वाले पर्सन की नॉलेज में वो बात आएगी। It thus follows that an offer cannot be accepted unless and until it has been brought to the knowledge of a person to whom it is made. To put it otherwise, A cannot be said to make an offer to B unless A brings an offer to the knowledge of B
B cannot be said to have accepted the offer if there is an ignorance of the offer doesn't amount to accepted of an offer. इसका मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि भाई जो ऑफ़र है वो जब तक वैलिड या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे वाले पर्सन की नॉलेज में ना आए। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने लिखा है कि जैसे ए है, ए ने कोई ऑफ़र दिया बी को कि भाई कुछ भी एग्जांपल ले लो, ए ने ऑफ़र दिया बी को। अब भाई ए ने अगर ए उसकी नॉलेज में ले आया ऑफ़र तो वो एक्सेप्ट मतलब तो वो ऑफ़र होगा। लेकिन भाई अगर वो उसकी नॉलेज में ही नहीं आया तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो ऑफ़र बन ही नहीं सकता। वो किसी भी ऑफ़र में के अमाउंट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ ऑफ़र है, क्योंकि वो नॉलेज में नहीं आई वो बात। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर्स। एनी द ऑफर इज स्पेसिफिक और सर्टेन द पर्सन इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। भाई जहाँ पे हम कह रहे कि भाई जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है वो स्पेसिफिक ऑफर है, ओके, बट वेयर द सेम इज़ नॉट मेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन बट टू पब्लिक एट लार्ज, इट इज़ नोन एज जनरल ऑफर। जहाँ पे पब्लिक एक इंटरेस्ट आ जाता है, पब्लिक का इंटरेस्ट आ जाता है, वो एक जनरल ऑफर हो जाती है जहाँ पे किसी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया है, एनीवन हु फाइंड्स अ लॉस्ट डॉग, although general offer is made to public at large, the contract is conclude only that person who acts upon terms of the offer, okay। अब जैसे भाई आप कह लो कि एक एग्जांपल जैसे हमने ले ही लिया कि भाई कोई बंदा जो है वो किसी लॉस्ट डॉग को ढूंढेगा, तो भाई पब्लिक है, कोई भी ढूंढता है तो भाई वो जो लॉस्ट डॉग को ढूंढेगा वो उससे भाई वो सबके लिए पब्लिक ऑफर है। तो ये एक मतलब ये होता है जनरल ऑफर में आता है ये कि हमने जनरल ऑफ़र दे दिया कि भाई जो भी मेरे कुत्ते को ढूंढेगा वो भाई मतलब वो अवॉर्ड के काबिल है। उसके बाद एक केस लॉ है जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल को लिमिटेड। भाई जो ये केस लॉ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ये केस तो देखना है। मतलब जब भी आप स्पेसिफिक और जनरल ऑफर का कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो आपको ये केस लॉ तो देखना है, क्योंकि पेपर में ये अकेला केस लॉ पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई बताओ व्हाट इज़ द केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल, हेल्ड बताओ कि क्या हुआ था उसके अंदर, इश्यूज़ बताओ क्या थे, फैक्ट बताओ क्या थे। तो ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछते रहते हैं। तो आपको ये केस तो भाई आप ऐसे सोचिए कि ये केस तो मतलब आपको देखना है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसमें कभी भी पेपर में पूछ ही लेता है वो, जब उसके एग्जामिनर का मन किया तो एक केस तो पूछेगा। तो चलिए भाई मैंने इसके अंदर उसके फैक्ट तो नहीं लिखे, ना मैंने इशू बताए, बट हाँ आपको पेपर में जाने से पहले इस चीज़ के फैक्ट और इशू देखने हैं। मैंने यहाँ पे बस जजमेंट की बात की, तो चलिए एक बार हम जो फैक्ट है वो हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं। द डिफेंडेंट्स एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट कार्बोलिक स्मोक बॉल। जो डिफेंडेंट था उसने अपना प्रोडक्ट एक एडवर्टाइज किया कार्बोलिक स्मोक बॉल से, एक प्रिवेंटिव रेमेडी थी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। एंड द एडवर्टाइजमेंट दे ऑफर टू पे अ सम ऑफ £100 एज रिवॉर्ड टू एनीवन हु कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फ्लुएंजा। भाई उसने बोला कि जो भी इन्फ्लुएंजा के कॉन्टैक्ट में आएगा उसे मैं £100 दूंगा। कोल्ड और एनी डिजीज कॉज बाय टेकिंग कोल्ड आफ्टर हैविंग इशूड द स्मोक बॉल 3 times डे और 2 weeks। तो ये सब मतलब फैक्ट है। द प्लेंटिफ मिसेस कार्ले रिलाइंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट परचेज अ स्मोक बोल फ्रॉम द केमिस्ट। अब भाई जो प्लेंटिफ थी उन्होंने भाई रिलाय किया उस एडवर्टाइजमेंट पर, स्मोक बोल ले ली केमिस्ट से। यूज़ द सेम इन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ डिफेंडेंट्स बट स्टिल कॉट इन्फ्लुएंजा। लेकिन भाई वो फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा कॉट हो गया। भाई तो उन्होंने क्या किया, कार्लिल जी ने किया कि भाई उन्होंने डिफेंडेंट को स्यू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनसे दवाई ली और भाई मुझे इन्फ्लुएंजा जब भी स्यू कर गया। तो बेसिकली उसके बाद जो हुआ उसके बाद भाई कोर्ट ने इट वाज हेल्ड दैट द बीइंग अ जनरल ऑफर एड्रेस टू ऑल द वर्ल्ड हैड रिपन्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। भाई जनरल ऑफर है, सबके लिए है, तो जो भाई वो सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट है विद प्लेंटिफ बाय हर एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशंस एंड दस एक्सेप्टिंग द ऑफर शी वॉज देयर फॉर इंटाइटल टू क्लेम द रिवॉर्ड। तो भाई सबके लिए ऑफर था, तो भाई जब उसने बोला है कि भाई इससे आप इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, तो भाई वो जो प्लेंटिफ है वो एंटाइटल रहते कि भाई जो डिफेंडेंट है वो उन्हें रिवॉर्ड दे। कोर्ट ने ये हेल्ड लिया था। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो ये केस है इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।
अब हम जानते हैं एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक्सेप्टेंस से आप क्या जान पा रहे हैं, खुद ही आप सोचिए एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्ट का मतलब भाई अगर हम जनरल साइंस में बोले हैं तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि भाई मैंने तुमसे एक चीज़ गई, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेंस हो गई। मैंने तुमसे कहा कि भाई मुझे पेन दे दो, तुमने कहा ये लो भाई, तो भाई आपने मेरा स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया। भाई आप, मैंने आपसे पेन मांगा, आपने मुझे पेन दे दिया, तो आपने वो एक्सेप्ट की मेरी स्टेटमेंट। चलिए ऐसा देखते हैं लीगल लैंग्वेज में कि क्या होती है एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हम एक्सेप्टेंस कब कहते हैं। A proposal, when accepted, results in an agreement. It is only after the acceptance of proposal that a contract between two parties can arise. भाई एक प्रपोजल जब ही एक्सेप्ट होगा जब वहाँ पे दो पार्टीज़ हो। एक पार्टी में कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, जब वहाँ दो पार्टीज़ होएगी जब ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2B के अंदर दिया गया है जो प्रपोजल है वो जब ही सिग्निफाई किया जाएगा जब उस पर एसेंट हो, उस पर एसेंट हो कि भाई मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जब भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल डजेंट बिकम बाउंड देयर बाय अनटिल प्रॉमिस। जिस बंदे ने प्रपोजल दिया है वो जब तक बाउंड नहीं है जब तक वहाँ पे प्रॉमिस ना हो जाए। When the proposal or acceptance in words, the promise is said to be expressed. जब प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो है, जैसे कि हमने पहले देखा, जब वर्ड्स में चीज़ें होती है वो एक्सप्रेस होती है, जब अदर देन वर्ड्स या होता है प्रॉमिस तो वो इम्प्लाइड होती है। वो यहीं पे लिखा है। द ऑफर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। जो ऑफरी है वो ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, उसका जब मन करा वो रिजेक्ट कर सकता है उस ऑफर को। ही इज़ फ्री टू रिजेक्ट इट और मेक it to lapse by non-acceptance. Thus, it is perfectly lawful for a company not to accept bid and re-auction of goods. मतलब कंपनी के लिए लॉफुल है कि भाई वो बिड को एक्सेप्ट ना करे और री-ऑक्शन ऑफ गुड्स को ना करे। एक केस लॉ है जो आप एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं, उसका नाम है गजेंद्र सिंह वर्सेस नगर पालिका निगम ग्वालियर। इंडियन केस ही है ये। इसके अंदर बेसिकली ये हेल्ड हुआ था, इट वाज इन दिस केस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट एमपी हाई कोर्ट that if an authority calling tenders decided not to go ahead and accept tender, the tenders or even the highest tenderer could not force the authority to accept the tender and enter into contract with him. No right accrues to a tender until his tender has been accepted. ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं। एसेंशियल्स का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, एसेंस, करेक्टरिस्टिक्स। एसेंशियल्स इन सबको आप कह सकते हो, ये सिनोनिम्स एसेंशियल्स के, रिक्वायरमेंट, करेक्टरिस्टिक्स, फ्रेगरेंस, और आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट, करेक्टर्स, ये सब। तो आइए जानते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है। इन ऑर्डर टू एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सेप्टेंस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। भाई एसेंशियल्स हो जब भी होएगी जब जो एक्सेप्टेंस है इन फॉलोइंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगी। पहले एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेट बाय ऑफर और टू ऑफर, जैसे मैंने बता दिया कि एक्सेप्टेंस जब भी होएगी जब भाई वहाँ पे नॉलेज होएगी दोनों के बीच में। फिर है वो जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मेड इन सम यूजुअल एंड रिजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई जो मतलब वो बातें की गई है वो यूजुअल और रिजनेबल मैनर में होनी चाहिए, जो प्रपोजल को प्रिस्क्राइब करे एक अच्छे मैनर में। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल सब्जिस्टिंग। एक्सेप्टेंस जब मेड होनी चाहिए जब ऑफर जो है वो जब स्टिल सब्जिस्ट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर और प्रॉमिस कैन बी एन एक्सप्रेस एंड कैन ऑल्सो बी इन इम्प्लाइड टर्म्स। भाई एक्सप्रेस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया बच्चों की, जब वर्ड्स वगैरह में होगी वो एक्सप्रेस होती है, और इम्प्लाइड वो होती है जहाँ पे अदर देन वर्ड्स चीज़ें की जाती है। तो एक केस था मिस्टर राकेश कुमार दिनेश कुमार वर्सेस यूजी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। In this case, there was a contract for supply of goods by plaintiff to defendant. Default was made by defendant in making payment. Defendant had made an offer in writing to pay certain amount in full and final settlement of dues. It was shown by conduct of that parties that plaintiff had impliedly accepted the offer and received a part of amount. तो भाई इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सप्लाई ऑफ गुड्स का प्लांटिव को बाय प्लांटिव टू डिफेंडेंट। अब उसमें कुछ डिफेंडेंट के थ्रू कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया पेमेंट में। डिफेंडेंट ने ऑफर राइटिंग में दिया कि भाई आप मुझे इतना अमाउंट दो फाइनल सेटलमेंट के लिए,
तो भाई ये यही शो करता है कि जो मतलब पार्टीज़ थी, जो प्लेंटिफ था उसने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट किया हुआ था उस पार्ट को, अमाउंट को रिसीव करने के लिए। द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट वॉज बाय द प्लेंटिफ, इट वॉज अमाउंटेड टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। जो रिसिप्ट थी, जो लिखत में था, वो एज अ रिसिप्ट, जो रिसिप्ट ऑफ अमाउंट है एज अमाउंटेड टू एक्सेप्टेंस मानी गई थी इस केस के अंदर। वहाँ बेशक कोई मतलब भाई उसने बोला नहीं, लेकिन हाँ वो लिखत में था, तो इसलिए भाई वो मतलब इसलिए वो एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई। सबसे अच्छा टॉपिक रिवोकेशन। तो देखिए गाइज, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन एक लीगल टर्म है। रिवोकेशन, आप सोचो कि भाई रिवोकेशन क्या होता है, आप कहो कि भाई रिवोकेशन का मतलब क्या होता है। रिवोकेशन का मतलब कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमें कैंसिल करनी है कोई चीज़, भाई ये कैंसिल कर दी या भाई ख़त्म कर दी, फिनिश कर दी, कुछ भी आ जाए पेपर में, रिवोकेशन पूछ लिया जाए, रिवोकेशन क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी पूछ लिया जाए। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, ठीक है। आप कैंसिल कब कर सकते हैं चीज़ को। ऐसे ही बहुत चीज़ बात पूछा, रिवोकेशन ऑफ राइट, ये सब लॉ की टर्म्स है, मतलब लीगल टर्म्स है रिवोकेशन, ठीक है। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल, फिनिश, उस चीज़ को ख़त्म कर देना, उसे नल एंड वॉइड कर देना, ठीक है। सो इट इज़ ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर दैट देयर अराइजेज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन बोथ द पार्टीज बिकम बाउंड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। अगर देखिए वो एक्सेप्ट हो गया ऑफर, तो भाई जो पार्टीज़ है वो बाउंड हो जाएगी। लेकिन ऑफर से एक्सेप्ट होने से पहले अगर वो कैंसिल कर दिया जाए तो वो रिवोक हो जाता है। बट द ऑफर इज़ एक्सेप्टेड, लेकिन अगर एक बार ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो भाई वो रिवोक हो ही नहीं सकता। फिर चाहे कुछ भी कर लो, कितनी मर्जी बार कोर्ट चले जाओ, वो रिवोक हो ही नहीं सकता। ये साफ साफ सेक्शन 5 में लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सेक्शन 5 कहता है अ प्रपोजल में भी रिवोक एनी टाइम। जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा कभी भी, लेकिन कम्युनिकेशन से पहले। कम्युनिकेशन से पहले ही वो रिवोक होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो रिवोक हो नहीं सकता। आप फिर चाहे कुछ भी करके देख लो, वो रिवोक जब नहीं होगा, बाद में रिवोक होने का मतलब ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया कि रिवोकेशन क्या होता है। रिवोकेशन का मतलब है कैंसिल द थिंग और फिनिश द थिंग। इतना सा समझ लो कि रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल और फिनिश द थिंग, टू मेक द थिंग नल एंड वॉइड। ये रिवोकेशन होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि भाई मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एंड ऑफर क्या होते हैं, कि भाई आप कैसे रिवोक कर सकते हो एक ऑफर को, आप मतलब कैसे रिवोक कर सकते हो। सेक्शन 6 के अंदर कुछ वो मोड्स दिए गए हैं कि भाई आप कैसे रिवोक कर सकते हो अपने ऑफर को। तो पहले तो है भाई नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजल टू अदर पार्टी। भाई एक नोटिस दे दे प्रपोजल दूसरी पार्टी को कि भाई मुझे ना रिवोक करना है अपना ऑफर जो मैंने तेरे से किया है, या फिर भाई जो टाइम है वो लैप्स हो जाए उस बीच के दौरान, या फिर भाई जो एक्सेप्टेंस है वो फेल हो जाए बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टेंस टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। या भाई कोई बंदा जिसने ऑफ़र किया है भाई वो बाय चांस मतलब भाई किसी की डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए, तो उस टाइम पे जो है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। उसके बाद हम जानते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इंडियन लॉ में। मतलब देखिए जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमें पता ही है कि भाई इंग्लिश लॉ से भी हमारा मिलता जुलता लॉ है, तो भाई इंग्लैंड से भी हमने काफ़ी चीज़ें ली है। तो यहाँ बेसिकली हम इंडियन लॉ की बात करते हैं कि भाई जो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है इंडियन लॉ में क्या कहता है वो। As we know, when the contract has been credited through post, according to section 4, by the posting of a letter of acceptance। जैसे कि हमें पता है सेक्शन 4 के हिसाब से जब हम एक लेटर को पोस्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करते हैं, तो जो प्रपोजल है वो बाउंड हो जाता है कि उसे वो एक्सेप्ट करना ही करना है। भाई अगर एक बार चीज़ वो पोस्ट हो गई तो भाई वो जो प्रपोजल है वो बाउंड है कि उसे वो एक्सेप्ट करना ही करना है, फिर उस पर कोई चांस नहीं है कि वो रिवोक कर दे उस चीज़ को। बट द एक्सेप्टर बिकम्स बाउंड व्हेन द लेटर एक्सेप्टेंस रीचेज द प्रपोजल। लेकिन जो एक्सेप्टर है वो बाउंड है कि भाई जब तक उस पर प्रपोजल का लेटर ना आ जाए वो बाउंड है। लेकिन इफ़ द एक्सेप्टर इज़ नॉट बाउंड बाय द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही इज़ फ्री टू रिवोक। लेकिन हाँ, अगर एक्सेप्टर पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आया तो उस पर है कि भाई वो लेटर जो अगर उस पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आया तो भाई वो रिवोक कर सकता है अपनी मर्जी से। बाय एक्सेप्टेंस रिवोक द एक्सेप्टेंस बाय अडेप्टिंग स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब भाई वो एकदम से बात कर ले कि भाई मेरे को रिवोक करनी है, मतलब स्पीडियर मोड से वो बात करके उसे रिवोक कर दे।
जैसे कि सेक्शन 5 ने एक्सप्रेस किया वही है, सेक्शन 5 एक्सप्रेसली परमिट्स रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इट कम्पीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब कंप्लीट होने से पहले तो वो रिवोक कर सकता है लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल है ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। अब ए ने एक लेटर प्रपोज किया बी को कि भाई मैं अपना हाउस बेच रहा हूँ, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को, लेकिन बी जो है वो उसका बी जो है वो रिवोक कर दिया उसकी एक्सेप्टेंस उस लेटर से आने से पहले पहले वो कम्युनिकेट कर लेता है। तो भाई जो वो बात है वो रिवोक हो गई उसी टाइम पे लेटर से पहुँचने से पहले पहले। तो ये है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इंडियन लॉ के हिसाब से। अगर आपको इंग्लिश लॉ भी समझना है तो मैं आपको इंग्लिश लॉ भी समझा देता हूँ। इंग्लिश लॉ जो है रिवोकेशन ऑफ जो रिवोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लॉ में वो ये कहता है, 1 मिनट गाइस बताता हूँ मैं, 1 मिनट। तो देखिए भाई रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इंग्लिश लॉ में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इट बाइंड्स बोथ द पार्टीज टू देयर अपीयर्स टू बी नो स्कोप ऑफ रिवोकेशन। मतलब भाई इंग्लिश लॉ में कह रहा है कि जैसे इंडियन लॉ में तो चलो एक है ना कि भाई मतलब आप रिवोक कर सकते हो, लेकिन हाँ इंग्लिश लॉ में ना ओवरली समझ लो कि इंग्लिश लॉ में बिल्कुल ही मतलब भाई अगर एक बार ये लेटर पोस्ट हो गया और दोनों पार्टीज़ ने एक्सेप्ट भी कर ली तो भाई कहीं कहीं दूर दूर तक स्कोप नहीं है कि वो रिवोक कर दे उस चीज़ को। ये तो आप पढ़ के भी देख लेना, ये तो बुक्स में भी लिखा है इंग्लिश लॉ में दूर दूर तक स्कोप नहीं है कि एक बार जब चीज़ पोस्ट हो गई दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर ली चाहे वो लेटर पहुँचाए या ना पहुँचाए वो रिवोक कर नहीं सकते, ये इंग्लिश लॉ में है। तो चलिए गाइज इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना इस वीडियो को, और ऐसे ही आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और हमारी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, और बाकी ऐसी वीडियोज़ हम आगे लाते रहेंगे आपके सिलेबस के लिए जिससे आपको हेल्प हो आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। तो जब तक के लिए थैंक यू गाइज एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज।